क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर व्हाट इज़ डेमोक्रेसी वाई डेमोक्रेसी के पार्ट 3 में आप सबका स्वागत है। पार्ट 1 और 2 में हमने जो डेमोक्रेसी की ट्रू फीचर्स हैं, जो वास्तविक विशेषता हैं, उनके बारे में डिस्कशन किया। अब आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आर्गूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी एंड अगेंस्ट डेमोक्रेसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब डेमोक्रेसी के ट्रू फीचर समझने के बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर डेमोक्रेसी इज़ अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉट। क्या लोकतंत्र सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है या नहीं है। तो इसको लेकर के देयर में भी टू ओपिनियन। कुछ लोग कह सकते हैं कि इट इज़ बेटर और कुछ कह सकते हैं कि नहीं, ये सबसे बेहतर नहीं है। तो जनरली जो आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, हम उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं कि डेमोक्रेसी की कौन सी बातों के आधार पर इसकी आलोचना की जाती है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है। चलिए एक एक करके हम समझते हैं। फर्स्ट है लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। यू नो दैट इन डेमोक्रेसी the representative elected by the people, they run the government। और हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कैसे चुनते हैं, इलेक्शन के ज़रिए। तो जो डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलने वाले लोग हैं, उनका ये कहना है कि इसमें लीडर्स बदलते रहते हैं आफ्टर एवरी 5 years और 6 years, जहाँ जो भी व्यवस्था हो, इलेक्शंस होते हैं और कभी कोई लीडर जीतते हैं, कभी कोई दूसरे लीडर जीतते हैं, कभी कोई पार्टी जीतती है। इस तरह से गवर्नमेंट के अंदर जो लीडर्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और इससे जो गवर्नमेंट के अंदर जो है स्टेबिलिटी नहीं होती, अस्थायित्व आ जाता है, इंस्टेबिलिटी आ जाती है। सेकेंड इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। वी नो दैट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन ऑर्डर टू फॉर्म गवर्नमेंट। सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं और कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट्स वो जीते ताकि वो सरकार बना सके। तो जो एक आर्गुमेंट डेमोक्रेसी के खिलाफ जाता है वो ये है कि ये एक पॉलिटिकल कंपटीशन है और पावर प्ले की तरह है, जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज अपना पावर दिखाना चाहती है और जैसे भी हो, बाय हुक और बाय क्रुक, दे वांट टू फॉर्म गवर्नमेंट, दे वांट टू विन इलेक्शन। तो इस आधार पर भी डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया जाता है। चलिए अगली बात देखते हैं। सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट लीड्स टू डिलेज। डेमोक्रेसी में ये होता है कि जो भी कोई डिसीजन होता है तो हम जानते हैं कि जनरली इट इज़ टेकन आफ्टर अ डिटेल्ड डिस्कशन। सभी लोगों से डिस्कस करने के बाद ही किसी डिसीजन पर पहुंचा जाता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि इसकी वजह से अनावश्यक समय की बर्बादी होती है और डिसीजन जल्दी नहीं लिए जाते हैं। कई सारे लोगों से कंसल्ट करना पड़ता है, उसके बाद जाकर के डिसीजन लिए जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, कई बार आपने कभी देखा हो पार्लियामेंट में किस तरह से हर बिल पर, हर इवेंट पर, हर इंसिडेंट पर किस तरह से लॉन्ग डिस्कशन होता है और उसके बाद ही किसी डिस्कशन के बाद ही किसी डिसीजन पर वो पहुँचते हैं। Then elected leaders do not know the best interest of the people. It leads to bad decisions. कुछ ये भी कहते हैं कि जो लीडर्स हैं जनरली वो इतने सेंसिटिव नहीं होते लोगों की प्रॉब्लम्स के प्रति कि वो जीतने के बाद उनकी कोई बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें और वो लोगों के हितों को बहुत अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते। तो अगर इस तरह के लीडर चुन करके हम गवर्नमेंट बनाने के लिए भेज दें तो वो जनता का और देश का भला नहीं कर पाते। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कंपटीशन। जैसा कि हम जानते हैं कि बिना इलेक्शन के तो डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट फॉर्म हो नहीं सकती। इलेक्शंस होंगे और जो पार्टी मेजोरिटी सिक्योर करेगी उसी को गवर्नमेंट बनाने का ऑफर मिलता है। तो इस एफर्ट में, इस प्रयास में कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीते, पॉलिटिकल पार्टीज़ कई बार इस तरह के मेथड्स भी यूज़ करती है जो ठीक नहीं होते, जो इमोरल होते हैं। जैसे कि करप्शन के ज़रिए वोटर्स को कुछ ना कुछ दे करके, लुभा करके और वो इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। और इसमें
मनी एंड मसल पावर का भी यूज़ होता है, तो इसलिए डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज़ किया जाता है। एंड द लास्ट इज ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, सो दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। कुछ लोग ये कहते हैं कि आम जनता के हाथ में डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी पावर दे देते हैं, और वो पावर है गवर्नमेंट बनाने की, कि आप जिसको चुनोगे वो जीत जो और उस वही सरकार बनाएगा। लेकिन इनका मानना है कुछ लोगों का कि आम जनता को, कॉमन पीपल, दे डू नॉट हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग अबाउट द व्हाट इज़ गुड और व्हाट इज़ बैड। लोगों को इस बात का, सामान्य जनता को इतना समझदारी नहीं होती कि वो अच्छे और बुरे का निर्णय इतना आसानी से कर सके। तो उनके हाथ में यह पावर देना, शक्ति देना कि वो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव को चुने, ये उनके लिहाज से ठीक नहीं है। तो ये सारे जो आर्गुमेंट्स हैं ये डेमोक्रेसी के खिलाफ दिए जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इसके बारे में तो आप इन आर्गुमेंट्स को लिख सकते हैं। चलिए अब अगली बात करेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी। अब लोकतंत्र के पक्ष में जो तर्क हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसलिए बेटर है क्योंकि वो दूसरी गवर्नमेंट से ज़्यादा अकाउंटेबल है, ज़्यादा जिम्मेदार है, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और हमारी बुक में इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है जब इस पॉइंट को डिस्कस किया गया है, और उसमें बताया है कि ड्यूरिंग 1958 चाइना के अंदर बहुत बड़ा फेमाइन, अकाल पड़ा, और उसमें कई लोग मारे गए। अ नंबर ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दैट फेमाइन इन चाइना। और कुछ उसी तरह की कंडीशन इंडिया में भी रही, अकाल की स्थिति, लेकिन भारत में इतने लोगों की जनहानि नहीं हुई, इतने लोग नहीं मारे गए। तो जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वो इसके लिए बताते हैं कि चाइना में इतनी बड़ी तादाद में लोग जो मारे गए, लाखों की संख्या में, उसकी वजह यह है कि वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट थी। जो हमने पहले भी समझा कि वहाँ पर केवल एक ही पार्टी है जो इलेक्शन लड़ती है, और चाहे कोई भी जीते इलेक्शन, अल्टीमेटली गवर्नमेंट कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर अपोजिशन, वहाँ अपोजिशन है ही नहीं। तो जब वहाँ अपोजिशन नहीं है तो चाइना में जब इस तरह की कंडीशन पैदा हुई वहाँ पर कि अकाल पड़ने की स्थिति और अनाज की कमी और ये सब, तो सरकार के ऊपर कंट्रोल करने वाला कोई था नहीं, उसको क्रिटिसाइज़ करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए उसने टाइमली कोई स्टेप्स नहीं लिए, और उसकी वजह से वहाँ पर इतनी संख्या में लोग मारे गए। इन इंडिया द केस वाज डिफरेंट। भारत में स्थिति अलग थी, भारत में भी फेमिन हुआ, अकाल हुआ, लेकिन इंडिया में हम जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जो है, जो अपोजिशन का रोल भी प्ले करती है, जो इलेक्शंस हार जाती है वो अपोजिशन का रोल प्ले करती है, जो जीत जाती है वो गवर्नमेंट बनाती है। तो जैसे ही ये स्थिति पैदा हुई अकाल की, तो अपोजिशन पार्टीज ने क्वेश्चंस करना शुरू कर दिए गवर्नमेंट से कि व्हाट आर यू गोइंग टू डू अबाउट दिस क्राइसिस, आप इस स्थिति में क्या करने वाले हैं। तो सरकार पहले ही अलर्ट थी, कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं चाहती कि वो अनपॉपुलर हो जाए, इसलिए और वो इसलिए उनके क्रिटिसाइज़ करने से पहले ही उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने टाइमली स्टेप्स लिए, और उसकी वजह से इंडिया में उतनी बड़ी संख्या में लोगों की जनहानि नहीं हुई जितना चाइना में हुआ। देन डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। अभी जस्ट हमने पढ़ा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कि इसमें डिटेल डिस्कशन होता है और इट लीड्स टू डिले, इससे बहुत ज़्यादा अनावश्यक देरी होती है निर्णय लेने में। लेकिन उसका एक पॉजिटिव साइड भी है। पॉजिटिव साइड ये है कि जितना ज़्यादा डिस्कशन में टाइम लिया जाता है और जितने ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है, उतना ही जो डिसीजन, जो निर्णय होता है, वो उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, वो बहुत अच्छे दर्जे का निर्णय होता है। क्योंकि अगर एक ही पर्सन कोई डिसीजन लेने की पावर रखे और वो भी जल्दबाजी में कोई डिसीजन ले, तो देयर आर चांसेस दैट डिसीजन मे बी इनकरेक्ट। हो सकता है कि उनका निर्णय बड़ा गलत हो, क्योंकि वो जल्दबाजी में लिया गया और एक ही पर्सन ने अपने हिसाब से सोचा। जब बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करके हम डिस्कशन करते हैं, तो हम एक ही क्वेश्चन पर, एक ही इशू पर कई सारे डिफरेंट एंगल से सोच रहे होते हैं। तो जब इतने सारे डिफरेंट एंगल से लोग सोचते हैं और उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स को डिस्कस करते हैं, तो अल्टीमेटली जो कंक्लूज़न निकलता है
डिसीजन के रूप में, वो बहुत ही अच्छा होता है और उसमें गड़बड़ी होने की चांस लगभग न के बराबर होती है। देन डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर लोगों के अंदर अगर मान लो किसी तरह के सोशल या डिस्प्यूट्स भी हैं, डिफरेंसेस भी हैं, तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से हैंडल किया जा सकता है और यहाँ पर टकराव की कंडीशन पैदा नहीं हो पाती। डिफरेंट फेथ के लोग, डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले भी अपने इन डिफरेंसेस के होते हुए भी बहुत ही हारमोनियसली, बहुत ही पीसफुली साथ में रह सकते हैं। एंड आवर कंट्री इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल फॉर दैट। आवर कंट्री इंडिया, वी नो दैट इट इज़ अ मल्टीकल्चरल कंट्री। इसमें कई संस्कृति, कई लैंग्वेज, कई रिलीजन के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक होकर रह पाए क्योंकि हमारा जो देश है वो लोकतांत्रिक देश है और डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंसेस को, डिस्प्यूट्स को, कॉन्फ्लिक्ट्स को डील करने की बहुत ही अच्छी व्यवस्था होती है। अगली बात करते हैं। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन्स। डेमोक्रेसी जो है वो लोगों की डिग्निटी को इंक्रीज करती है और किसी दूसरी तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में पीपल को, कॉमन पीपल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता। न तो डिक्टेटरशिप वाली कंट्री में, न मोनार्की में, न सिंगल पार्टी गवर्नमेंट में, किसी भी तरह की, न आर्मी की गवर्नमेंट में, किसी भी तरह की गवर्नमेंट में कॉमन पीपल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता जितना डेमोक्रेसी में। आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि जो गवर्नमेंट बन रही है वो भी किससे पूछ के बन रही है, किसकी चॉइस से बन रही है? कॉमन पीपल की चॉइस से। दे कास्ट देयर वोट और उनका ओपिनियन भी मैटर करता है। आप देखें कि जब भी इलेक्शन होते हैं सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कॉमन पीपल का सपोर्ट लेने के लिए किस तरह से उन तक पहुंचती है और उन तक अपनी बातें को रखती है। तो कॉमन पीपल जो है उसकी डिग्निटी सबसे ज़्यादा है डेमोक्रेसी में। एट द सेम टाइम डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स आर आल्सो गिवन। कई तरह के जो अधिकार हैं वो दिए जाते हैं डेमोक्रेसी में ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सकें। अगला है डेमोक्रेसी अलाउ अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। लोकतंत्र एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें अगर मान लो कोई गलती हो भी गई तो वो उस गलती को सुधारने की गुंजाइश रहती है। ये कैसे होता है? जैसे कि अभी हमने जस्ट बात की कि डेमोक्रेसी के अंदर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दे कॉन्टेस्ट इलेक्शन। अगर एक पार्टी या इलेक्शन जीत जाती है और वो गवर्नमेंट बना लेती है, सपोज़ कि इट इज़ गोइंग टू रूल फॉर 5 years, लेकिन मान लो वो बीच में कोई डिसीजन ऐसा लेती है जो ठीक नहीं है, तो देयर इज़ अपोजिशन विच विल क्रिटिसाइज दैट गवर्नमेंट। वहाँ विपक्ष की व्यवस्था है जो उसको क्रिटिसाइज़ करेगा और लोगों को प्रोटेस्ट करने का राइट है। हो सकता है कि लोग गवर्नमेंट के डिसीजन से खुश नहीं हो, किसी नए रूल से खुश नहीं हो, तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, पीसफुली, जैसे कि स्ट्राइक हो सकती है और लोग अपने जुलूस वगैरह निकाल करके या मीडिया के ज़रिए भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स जिसके ज़रिए गवर्नमेंट अगर बाई चांस कोई मिस्टेक करती है तो वो उसको करेक्ट भी कर सकती है टाइमली। कोई गलत डिसीजन लिया, देखा कि उस डिसीजन से लोग बड़े नाराज़ हैं, खफा हैं, विरोध कर रहे हैं, तो सरकार टाइम रहते उसको चेंज भी कर सकती है। फिर एक बात ये भी है कि अगर सरकार ना भी करे तो आफ्टर 5 years अगर सरकार ने लोगों की ओपिनियन को इग्नोर किया रिपीटेडली, तो जनता क्या करेगी? अगले इलेक्शन में उस पार्टी को वोट नहीं करेगी और दूसरी पार्टी इलेक्शन जीतेगी। इस तरह से खुद ब खुद जो मिस्टेक्स हुई हैं वो ठीक होती जाएगी। तो इस तरह से ये जो आर्गूमेंट्स हैं ये फॉर डेमोक्रेसी हैं और इनको समझने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। जो इसके अगेंस्ट में जो आर्गूमेंट्स हैं उनके मुकाबले उसके जो फेवर में जो आर्गूमेंट्स हैं वो कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, सिग्निफिकेंट है। चलिए अब थोड़ा सा हम ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी और डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को समझ लेते हैं। बुक में इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ है। अभी मॉडर्न टाइम में ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं, ऑलमोस्ट इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा सा डायरेक्ट डेमोक्रेसी को समझ लें।
कि डेमोक्रेसी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो होता है वो ये होता है कि ऑल द पीपल टेक डिसीजंस देमसेल्व्स एंड रन द गवर्नमेंट। जो लोग होते हैं वो सारे निर्णय खुद लेते हैं और सरकार भी चलाते हैं। वो हर डिसीजन जनता से पूछ करके लिया जाता है, डिस्कस करने के बाद लिया जाता है। और आज के टाइम पर जबकि कंट्रीज़ की जो जोग्राफिकल जनरली बहुत ज़्यादा वास्ट एरियाज़ होता है, उनका भौगोलिक क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है, जनसंख्या भी ज़्यादा होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सिट टुगेदर अगेन एंड अगेन ऑन ईच एंड एवरी इशू एंड टेक डिसीजन। तो ऐसा इसलिए आज के समय में डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं। हाँ, बहुत पहले जहाँ डेमोक्रेसी अपने इनिशियल फॉर्म में थी और वहाँ पर इस तरह के डिसीजन लिए जा सकते थे, लेकिन आज के समय में ये पॉसिबल नहीं है। फिर भी स्विट्ज़रलैंड में कहीं कहीं पर इस तरह की डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वहाँ के जो कैंटन्स हैं उसमें इस तरह की गवर्नमेंट चलती है, जहाँ पर हर क्वेश्चन, हर इशू जनता से पूछ करके तय किया जाता है। दैट इज़ कॉल्ड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर हैविंग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अभी जस्ट हमने बात की कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कंट्रीज़ जो है वो बहुत बड़े हैं, दूसरा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और तीसरा कॉमन पीपल के पास हमेशा इतना टाइम नहीं होता कि वो हर इशू पर आकर के डिस्कशन करे, टाइम दे और अपनी राय रखें। तो इसलिए इसका जो वे आउट है वो ये है कि फर्स्ट पीपल विल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड ऑन बिहाफ ऑफ these electors they will run the government। इसमें ये होगा कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं पहले उनको चुन लिया जाएगा और वो रिप्रेजेंटेटिव फिर जनता के बिहाफ पर गवर्नमेंट को चलाएंगे, जैसा कि हमारे कंट्री में हम इसी तरह से करते हैं। फर्स्ट वी इलेक्ट अवर रिप्रेजेंटेटिव, देन दिस रिप्रेजेंटेटिव रन द गवर्नमेंट एंड टेक डिसीजंस। ओके, चलिए अब अगली बात कर लेते हैं, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में हमारी बुक में डिस्कस किया गया है कि इट इज़ नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट डेमोक्रेसी कैन बी अप्लाइड इन आवर एवरीडे लाइफ। लोकतंत्र जो है वो केवल एक शासन व्यवस्था के रूप में नहीं हम उसको कन्फाइन कर सकते, ये लोगों के जीवन का हिस्सा भी बन सकती है, ये हमारे रोज़ के जीवन में काम आ सकती है। कहाँ कहाँ काम आ सकती है? जैसे कि हमारी फैमिली, हमारे परिवार में भी हम डेमोक्रेसी लागू कर सकते हैं। इन आवर क्लासरूम, इन आवर स्कूल, वहाँ भी डेमोक्रेसी आ सकती है। इन आवर फ्रेंड सर्कल, हमारे दोस्तों के बीच में। तो डेमोक्रेसी जो कॉन्सेप्ट है, इट इज़ नॉट लिमिटेड टू अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओनली, इट कैन बी अप्लाइड टू वेरियस फील्ड्स ऑफ आवर लाइफ। तो समझते हैं कि किस तरह से हम अपनी फैमिली में, क्लासरूम में, फ्रेंड सर्कल में भी डेमोक्रेसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर हमारी फैमिली में या क्लासरूम में या फ्रेंड सर्कल में इफ़ डिसीजंस आर टेकन विद कंसल्टेशन टू ऑल, इट मीन्स आवर फैमिली इज़ अ डेमोक्रेसी। अगर हमारे परिवार में सभी सदस्यों को बोलने का अधिकार है, उनको डिसीजन, किसी भी निर्णय लेने में उनकी भी राय शामिल की जाती है, तो इसका मतलब वो परिवार डेमोक्रेटिक फैमिली है। ऐसा अगर एक ही परिवार में एक ही मेंबर हमेशा डिसीजन लेता रहे, किससे पूछे ना, तो हम उसको डेमोक्रेटिक फैमिली नहीं कहेंगे। इन द सेम वे इन क्लासरूम आल्सो, अगर क्लासरूम के अंदर सभी स्टूडेंट्स को इक्वल राइट्स हैं और टीचर जो है उनको बराबर इम्पोर्टेंस देते हैं, तो वो क्लासरूम भी डेमोक्रेटिक क्लासरूम है। और इसी तरह से फ्रेंड्स के अंदर भी जो भी फ्रेंड्स हैं वो आपस में सब मिलजुल करके सबको अपना अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का राइट है, तो देन दैट फ्रेंड सर्कल इज़ आल्सो अ डेमोक्रेटिक फ्रेंड सर्कल। इफ़ एवरीवन हैज़ द राइट टू एक्सप्रेस हिज और ओपिनियन, ये दोनों बात हमने डिस्कस कर ली। तो इस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और वो केवल एक गवर्नमेंट के फॉर्म तक ही लिमिटेड नहीं है। आई होप कि आपको ये सारे पॉइंट्स जो हमने डिस्कस किए समझ आए होंगे। अब ज़रा इस चैप्टर पर जो बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन तो बनता है कि मेंशन द फीचर्स ऑफ अ ट्रू डेमोक्रेसी, देन गिव सम आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी इज़ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गिव सम, इसी को इस तरह से पूछा जा सकता है, गिव सम आर्ग्यूमेंट्स इन द फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, और व्हाट डू यू मीन बाय अ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो आप इन क्वेश्चन वीडियोस को देखने के बाद आसानी से इनका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आपने ध्यान से चैप्टर को सुना, इसके लिए धन्यवाद।